हेलो बच्चों, तो हम लोग रोटेशनल डायनेमिक की स्टडी कर रहे थे। हम लोग रोटेशनल डायनेमिक पढ़ रहे थे। यहाँ पे एक रिजिड बॉडी है, यानी रिजिड रॉड ही है। और इसको क्या कर दिए थे हम लोग? हिंज कर दिए थे। इसको एक पॉइंट पे हिंज कर दिए थे और ये बाध्य कर दिए थे कि इसका मोशन सिर्फ इसी प्लेन में हो सकता है। इसके मोशन को हम लोग क्या कर दिए थे? बाध्य कर दिए थे या रिस्ट्रिक्ट कर दिए थे कि ये सिर्फ इसी प्लेन में, इसी हिंज पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता था। तो इसके सारे पार्टिकल क्या कर सकते थे? इसके सारे पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन करते थे। इस रॉड के सारे पार्टिकल क्या कर रहे थे? सर्कुलर मोशन कर रहे थे। और जिसका सेंटर कहाँ लाई कर रहा था? जिसका सेंटर लाई कर रहा था इसी हिंज पॉइंट पे। और इसी हिंज पॉइंट से जो एक्सिस पास कर रही थी, इसे हम लोग कर रहे थे एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस हिंज पॉइंट से जो एक्सिस पास कर रहा था परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसी को क्या बोल रहे थे हम लोग? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये बाध्य कर दिए थे कि सिर्फ इसी प्लेन में, यानी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। अब कोई लिमिटेशन लगाए ही नहीं, कोई लिमिटेशन लगाए ही नहीं। तो ये, तो बॉडी अगर कोई लिमिटेशन नहीं लगाएंगे तो बॉडी क्या करेगा? तीनों डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर सकता था और तीनों डायरेक्शन के अबाउट क्या कर सकता था? रोटेट कर सकता था। अब हम लोगों को बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन पढ़ना है। अब अपने को क्या करना है? बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन पढ़ना है, जिसमें बॉडी क्या कर सकता है? ये जो रिजिड बॉडी है, अब इस बॉडी का, ये रिजिड बॉडी क्या कर सकता था? भी सेंटर ऑफ मास से ट्रांसलेट कर सकता है। यानी ये जो बॉडी था भी वेलोसिटी से ट्रांसलेट कर सकता था। अब अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, अपने सेंटर ऑफ मास के जो एक्सिस परपेंडिकुलर पास कर रही थी, उस एक्सिस के अबाउट क्या कर सकता है? रोटेट भी कर सकता था। यानी अगर हम इस सेंटर ऑफ मास पे, बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएं, तो हमें दिखाई देगा कि ये बॉडी क्या कर रही है? अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट भी कर रही है। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ये देख रहे थे कि जो ये रिजिड बॉडी है, इसके सारे पार्टिकल, रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल क्या कर रहे थे? सारे पार्टिकल एक सर्किल में रोटेट कर रहे थे। अब जब कोई पार्टिकल सर्किल में रोटेट करता है तो उसमें क्या आता है? दो प्रकार के एक्सेलरेशन आते हैं। एक टेंडेंशियल एक्सेलरेशन, इसके अल्फा के कारण आएगा, यानी जिस ओमेगा जिस अल्फा से चेंज होगा उस अल्फा की वजह से टेंडेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। और इस ओमेगा की वजह से, जिस ओमेगा स्पीड एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है बॉडी, उसके वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो कौन सा आएगा? रेडियल एक्सेलरेशन आएगा। और जब जितने भी पार्टिकल हैं, इस रिजिड बॉडी के जितने भी पार्टिकल हैं, उनका एक्सेलरेशन वेक्टर सम होगा। किसका किसका बेटा? जिस एक्सेलरेशन से ये बॉडी ट्रांसलेट कर सकता था उसका, प्लस टेंडेंशियल एक्सेलरेशन जो अल्फा की वजह से आ रहा था, और रेडियल एक्सेलरेशन जो ओमेगा की वजह से आ रहा था। तो जब इन तीनों एक्सेलरेशन का वेक्टर सम कर देंगे तो बेटा हमें हर पार्टिकल का क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो इसका मतलब जितने भी पार्टिकल हैं, सबका मोशन हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे। एक एक जो रिजिड बॉडी ट्रांसलेट कर रहा था उसके वजह से, और दूसरा, अगर इसी सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखते तो बॉडी रोटेट कर रहा था अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, या एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो रोटेट कर रहा था उसके वजह।
तो यानी हम लोग पूरे पार्टिकल, जितने भी रिजिड बॉडी का पार्टिकल है उसका उसके स्टडी को हम लोग दो पार्टों में डिवाइड कर लिए, दो प्रकार के मोशन में डिवाइड कर लिए, एक प्योर ट्रांसलेशनल मोशन और एक प्योर रोटेशन मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो हम लोग अपने प्रीवियस क्लास में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखे थे कि कैसे अगर कोई रिजिड बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशन और रोटेशन मोशन में होता है तो कैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मेथड से या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से कैसे हम लोग सारे पार्टिकल का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे थे। इस चीज को हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे। अब यहाँ पे आते हैं बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन लॉ। क्या पढ़ेंगे बेटा? एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन लॉ इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो हेडिंग डाल लो, क्या हेडिंग डालना है? एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन लॉ इन कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड हम लोगों को आज क्या पढ़ना है बेटा? एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन लॉ इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। आज की हेडिंग हमारी क्या है? एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन लॉ इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, चलो ये हमारी हेडिंग हो गई बेटा। इसी के अंतर्गत हमें आज अपना डिस्कशन करना है। अब यहाँ पे देखो कैसा F इक्वल टू F जो न्यूटन लॉ का, या फिर कह सकते हैं जो हमारा डायनेमिक का, लीनियर डायनेमिक का जो इक्वेशन है, क्या है? नेट एक्सटर्नल फोर्स, यानी किसी बॉडी पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स। बॉडी कैसा भी हो सकता है, बॉडी में भी एक पार्टिकल मास हो या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो या रिजिड बॉडी हो, कैसा भी बॉडी हो उसका क्या हो सकता है, उस पर लगने वाला नेट फोर्स किसके बराबर होता है? टोटल मास टाइम एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी और टोटल मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस बॉडी पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू हमें मिल जाती है। अब यहाँ पे समस्या ये है, प्रॉब्लम ये है बेटा कि जो हमारी रिजिड बॉडी है, अगर रिजिड बॉडी, अगर हमारा ऐसा मान लेते हैं कोई रिंग है या डिस्क है और ऐसे एक स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे स्मूथ सरफेस है और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे एक फोर्स F अप्लाई हो रहा है, ये फोर्स F इस बॉडी पे अप्लाई हुआ। ठीक है, तो अब इस बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल होंगे, इस बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल होंगे, बहुत सारे पार्टिकल होंगे, बहुत सारे इनफाइनाइट पार्टिकल होंगे। जैसे इस पे हम लोग बेटा धक्का देंगे, जैसे ही धक्का देंगे तो ये रोल करते हुए आगे बढ़ेगा, ये रोल करते हुए आगे बढ़ेगा। जब तब हम लोग इसके डायनेमिक्स का इक्वेशन लिखेंगे। एफ, इस पे जो एफ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर होगा? टोटल मास टाइम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसका होगा? जब सारे पार्टिकल का एक्सेलरेशन अलग अलग है तो कौन सा एक्सेलरेशन तुम लोगे? जब सारे पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है बेटा? अलग अलग है, तो तुम किस पॉइंट का एक्सेलरेशन लोगे? सोचो किस पॉइंट का एक्सेलरेशन तुम यहाँ पे लोगे? तो एफ एक्सटर्नल
इक्वल टू मास टाइम टोटल मास ऑफ द रिजिड बॉडी। और किस पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा? तो जब भी टोटल एक ही बार में अगर हम लोग किसी रिजिड बॉडी पे एक ही बार में अगर डायनेमिक्स का इक्वेशन लिखते हैं, तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन द ऑब्जेक्ट, तो ये हमेशा बेटा एक्सेलरेशन किसका देगा? ये हमेशा एक्सेलरेशन देगा इसके सेंटर ऑफ मास का। किसका एक्सेलरेशन मिलेगा? इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, अगर एक ही बार में डायनेमिक्स का इक्वेशन लिखते हैं नेट एफ इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, तो वो हमेशा एक्सेलरेशन होगा उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास का। ये हमेशा इनर्शियल फ्रेम में अप्लीकेबल है। ये कहाँ कब वैलिड है बेटा? इन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है उसके बारे में सुन लो। सबसे अच्छा डिफिनीशन है, अगर कोई ऑब्जर्वर यह देख रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स अगर जीरो है, किसी भी रिजिड बॉडी पे या ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स नेट फोर्स जीरो है, तो उसका एक्सेलरेशन भी अगर वो जीरो बताता है, तो वह फ्रेम क्या कहलाता है? इनर्शियल फ्रेम कहलाता है, या नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम कहलाता है। ऐसा फ्रेम जो एक्सेलरेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये हमेशा इक्वेशन सारे ऑब्जेक्ट के लिए अप्लीकेबल है, बट इन किस केस में बेटा? ओनली इन इनर्शियल फ्रेम या नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में ये क्या है? अप्लीकेबल है। ठीक है, अब ये तो हमारा लीनियर मोशन के डायनेमिक्स का इक्वेशन हो गया। लेकिन अगर रोटेशनल मोशन के डायनेमिक का इक्वेशन लिखते हैं, तो वो क्या है बेटा? टाउ इक्वल टू आई अल्फा, यानी टार्क इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। अब ये जो इक्वेशन है ये भी क्या है? डायनेमिक का इक्वेशन है, यानी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, जो किसके लिए है? रोटेशनल मोशन के लिए है। ठीक है, अब ये अप्लीकेबल कहाँ कहाँ है? ठीक है, तो ये भी हमेशा किस फ्रेम में अप्लीकेबल है? ये भी केवल इनर्शियल फ्रेम में अप्लीकेबल है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? इट इज अप्लीकेबल ओनली इन inertial frame, that is यह कब अप्लीकेबल है बेटा? इनर्शियल फ्रेम में अप्लीकेबल है। दैट इज अप्लीकेबल about that is about an axis which is passes through that point which is not accelerated, and I and alpha must be about that x। इतनी बातें समझ में आई?
यानी ये जो रोटेशनल मोशन के डायनेमिक का इक्वेशन है टाउ इक्वल टू आई अल्फा, ये कब अप्लीकेबल होगा? जब ये इनर्शियल फ्रेम में हो। इनर्शियल फ्रेम में हो, ये इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ उसी एक्सिस के अबाउट या उसी पॉइंट के अबाउट अप्लीकेबल है जो एक्सिस या पॉइंट क्या हो, नॉन एस्लेटेड हो, यानी उसका एस्लेशन क्या हो, 0 हो, और आई एंड अल्फा उसी एक्सिस के अबाउट हो, तभी ये क्या है, डायनेमिक का इक्वेशन अप्लीकेबल है। ठीक है, अब यहां पे समस्या ये आती है, यहां पे ध्यान देना, कोई भी अगर बॉडी है, रिजिड बॉडी है, कोई भी रिजिड बॉडी है और इस पे हम लोग एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस रिजिड बॉडी पे एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो एक बॉडी क्या करेगा, इस बॉडी पे अगर एफ फोर्स अप्लाई कर दिए तो ये बॉडी क्या करेगा, ऐसे इसका सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, ये सेंटर ऑफ मास से एक्सलेट होगा और ये क्या करेगा, अपने एक्सिस के अबाउट, अपने एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, अल्फा एंगुलर स्पीड, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट करेगा और कुछ टाइम के बाद ओमेगा भी गेन कर लेगा। अब यहां समस्या ये है कि ऐसा कोई पॉइंट इस ऑब्जेक्ट पे है ही नहीं जो नॉन एक्सलेटेड है, यानी इस रिजिड बॉडी पे कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं जो क्या है, एक्सलेटेड है, या फिर फाइंड करना बहुत ही मुश्किल है। हो सकता है कि ये पॉइंट, वो पॉइंट क्या हो, इस ऑब्जेक्ट से बाहर हो। तो समस्या ये है कि अब कह रहे हैं कि ये सिर्फ क्या है, किसके लिए अप्लीकेबल है, इनर्शियल फ्रेम के लिए या फिर उस एक्सिस के लिए जो एक्सिस कहां से पास कर रही है बेटा, जो नॉन, जिसका एक्सेलरेशन क्या हो, 0 हो, नॉट एक्सेलरेटेड, और इस पे कोई ऐसा पॉइंट हम फाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं, या फिर बहुत मुश्किल से फाइंड करते हैं, या फिर हो सकता है कि वो पॉइंट क्या हो, इस ऑब्जेक्ट से कहीं दूर हो, इस रिजिड बॉडी से कहीं दूर हो, और जो एक्सिस वहां से पास करती है उसे बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है उसको फाइंड करना बहुत ही मुश्किल होता है, कभी कभी क्या करेगा, मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब इस समस्या को दूर करने के लिए हम लोग अगर इस पे कोई एक्सलेटेड पॉइंट के अबाउट अगर टाउ इक्वल टू आई अल्फा अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये न्यूटन लॉ, रोटेशनल मोशन का जो न्यूटन लॉ है या डायनेमिक्स का इक्वेशन है वो अप्लीकेबल नहीं होगा। बहुत मुश्किल क्षण है बेटा, तो क्या किया जाएगा, तो लोग क्या करते हैं, इसको नॉन एक्सलेटेड फ्रेम में ही सॉल्व कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, नॉन एक्सलेटेड फ्रेम में ही सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं लोग, तो अगर इसको अब मान लेते हैं कि जो एक्सिस जिसके अबाउट टाउ इक्वल टू आई अल्फा लिखा रहे हैं वह इस रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, यानी टाउ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास अल्फा। यानी हम लोग क्या कर लेते हैं, जो न्यूटन सेकेंड लॉ है रोटेशनल मोशन को, उसको किस एक्सिस के अबाउट अप्लाई कर लेते हैं बेटा, जो एक्सिस उस रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास या अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल है उसके सेंटर ऑफ मास से पास करती है। तो जब इसको अब डिफरेंट पार्टिकल का जो, अब क्या करोगे, जैसे ही ये अप्लाई होता है तो यहाँ पे एक सूडो फोर्स आता है, यानी अब हम लोग नॉन एक्सलेटेड फ्रेम में, अरे एक्सलेटेड फ्रेम में या नॉन इनिशियल फ्रेम में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी एक्सलेटेड है,
तो यहाँ पे बैठ के अगर हम लोग किसी भी रिजिड बॉडी के मोशन का या किसी पार्टिकल के मोशन का एनालिसिस करेंगे तो हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगा। यानी जब भी हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन लॉ अप्लाई करते हैं तो हमें एक एक्स्ट्रा सूडो फोर्स दिखाना पड़ता है, और वो सूडो फोर्स किसके बराबर होगा? अगर ये आप इसका सेंटर ऑफ मास पे अगर हम लोग बैठ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, यानी यहाँ पे लोग जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये क्या कर रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास से मूव कर रहा है, प्लस ये क्या कर रहा है, ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है। जैसे ही हम लोग इस पे अगर इसके मोशन का आप इस इक्वेशन को इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ एक्सिस के अबाउट लगाते हैं तो इसके डिफरेंट पार्टिकल पे हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स दिखाना होगा, और उस फोर्स को क्या बोलेंगे? सूडो फोर्स बोलेंगे ऐसे। और ये सूडो फोर्स किसके बराबर होगा? जो ये मास होगा ऑब्जेक्ट का जो मास होगा और टाइम ये सेंटर ऑफ मास, यानी जो फ्रेम हमारा जिस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होता है, ट्रांसलेट कर रहा है, तो सूडो फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में आता है, और वो किसके बराबर होता है? मास टाइम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के ही बराबर हो। अब हमें क्या लेना पड़ेगा? ये जो डिफरेंट पार्टिकल पे डिफरेंट सूडो फोर्स आ रहे हैं, सबका क्या लेना पड़ेगा? एक्सेलरेशन, टॉर्क भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो टॉर्क भी क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा बच्चों। ठीक, तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे बेटा जो जरूरी है, और इसको ध्यान से समझना है। ये वही चीज लिखेंगे जो अभी हम डिस्कस किए हैं। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दो, लिखो इन केस ऑफ कंबाइन ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, different particles of rigid body are in accelerated condition. Are in accelerated condition, therefore if we applied, क्या अप्लाइड करते हैं बेटा? डायनेमिक इक्वेशन ऑफ न्यूटन लॉ, यानी टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा about axis passing through the point which is located on rigid body which is accelerated, जो accelerated भी है बेटा, its mean it is non-inertial frame,
चूंकि बेटा जो रिजिड बॉडी के डिफरेंट पार्टिकल्स हैं सब के सब एक्सलेटेड है, और उसके किसी एक पॉइंट पे, रिजिड बॉडी पे कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं जो नॉन एक्सलेटेड है, तो उसके रेस्पेक्ट में अगर उसी को क्या हम लोग मार रहे हैं, एक्सिस मार रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इट्स मीन इट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब नॉन इनिशियल फ्रेम हो गया बेटा, तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा अप्लाई करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, हर पार्टिकल पे क्या लेना पड़ेगा, सूडो फोर्स। देन देन वी हैव टू वी मस्ट देन वी मस्ट टेक टॉक of all pseudo forces of different particle सारे सूडो फोर्सेस का हमें क्या लेना पड़ेगा बेटा, टॉक लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल we suppose my observer is fixed on center of mass, या फिर we take my observer is fixed on center of mass, or we take our fixed axis at center of mass, then we have to apply pseudo force on all particle of rigid body। Then we have to take torque about center of mass। ठीक है बेटा, यहाँ पे सारे फोर्सेस का हमें क्या लेना पड़ेगा, जितने भी फोर्सेस हैं, सूडो फोर्सेस हैं, सबका टॉर्क लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं, सपोज करो ये हमारा क्या था, एक रिजिड बॉडी है ना, और उसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है, जो किसी स्पीड सेंटर ऑफ मास से मूव कर रहा है, और इसी एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। मान लेते हैं ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट पार्टिकल लिए। सपोज करो कोई पार्टिकल m1 मास का यहाँ पे है, कितने मास का, m1 मास का, जिसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, r1 है, और इस पे क्या लगेगा, एक सूडो फोर्स लगेगा। और सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ, जो एक्सेलरेशन होता है अपोजिट द, इस एक्सेलरेशन के अपोजिट होता है, और मास टाइम एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा इस पार्टिकल पे, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, माइनस m1 ये सेंटर ऑफ मास के बराबर हो जाएगी।
सपोज करो कोई दूसरा पॉइंट है, ए m2 मास का है, और एक इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है, r2 है, और इस पे भी एक सूडो फोर्स लगेगा, और एक किसके बराबर लगेगा, -m2 ए सेंटर ऑफ मास। ऐसे सूडो फोर्सेस दिखाने पड़ेंगे और उसका टार्क भी लेना पड़ेगा। तो अगर बेटा हम लोग सेंटर ऑफ मास के, यानी हम लोग जब सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस इक्वेशन को यूज करते हैं, यानी इन सारे फोर्सेस का अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास टॉर्क लेते हैं, तो जो टार्क रिजल्टेंट टार्क होता है इन सारे फोर्सेस का अबाउट सेंटर ऑफ मास 0 हो जाता है। तो जब सेंटर ऑफ मास के अबाउट सारे सूडो फोर्सेस का टार्क 0 हो गया बेटा, तो हमें क्या होता है, फिर हमें आराम से हम लोग इस सेंटर ऑफ मास या एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास के अबाउट टाउ इक्वल टू आई अल्फा को यूज कर लेते हैं, और सूडो फोर्सेस अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ये सिर्फ किसके लिए होता है बेटा, सिर्फ सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट। अगर अदर कोई एक्सिस लेंगे बेटा तो फिर सूडो फोर्सेस जितने होंगे उनका भी टार्क आएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो टार्क ऑफ सूडो फोर्सेस है, ऑल सूडो फोर्सेस, वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन लो, प्रूव दैट टॉर्क ऑफ टॉर्क प्रूव दैट टॉर्क अबाउट center of mass of all pseudo forces of different particles is 0। जितने भी पार्टिकल है उसका टार्क क्या, किस पॉइंट के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट 0 होगा। इस चीज को हमें प्रूफ करना। चलो अब यहाँ पे टार्क देखेंगे बेटा, टार्क किसका देख रहे हैं, सूडो फोर्स का देख रहे हैं, किसके अबाउट देख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट सूडो फोर्सेस का टार्क देख रहे हैं। ठीक है, तो टार्क इक्वल टू क्या होता है, टार्क इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। किसी बॉडी पे लगने वाला टार्क किसके बराबर होता है, आर क्रॉस एफ के बराबर होता है। टार्क इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ, जहां आर क्या है, वेक्टर आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, किसी ओरिजिन से आर या किसी पॉइंट से उस पॉइंट का जिस पे टॉर्क लिया जा रहा है। टॉर्क ऑफ सूडो फोर्सेस किसके बराबर हो जाएगा, तो R1 क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R1, और फोर्स इस पे कितना लग रहा है, -m1 ए सेंटर ऑफ मास प्लस R2 माइनस यहाँ पे R1 क्रॉस, यहाँ पे भी R2 क्रॉस M2 ए सेंटर ऑफ मास, ऐसे डॉट 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 प्लस बहुत सारे पार्टिकल हैं रिजिड बॉडी में, क्या बहुत सारे डिफरेंट पार्टिकल होंगे बेटा, तो सारे पार्टिकल पे जितने भी सूडो फोर्स आ रहे हैं सबका टार्क दिखाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल, इसको लोग आई आई करके दिखाते हैं, समेशन करते हैं, हम ऐसे डायरेक्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, टार्क अबाउट टीपी सूडो फोर्सेस का टार्क किसके बराबर हो जाएगा, R1
या फिर ऐसे लिख सकते हैं, माइनस साइन सब में से बाहर ले लिए, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, am1 r1 प्लस यहाँ इसमें से ले लिए m2 r2 प्लस डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और इसको क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ है, ए सेंटर ऑफ मास के साथ है। अब यहाँ क्या करें, टोटल मास से डिवाइड कर दें, यहाँ पे टोटल मास से डिवाइड कर दें, यानी m1 प्लस m2 डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा टोटल मास से, m1 प्लस m2, बहुत सारे मास पार्टिकल है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, ये कौन सा टर्म है, इसको तुम लोग जानते हो ये क्या है, कभी आप लोग ऐसा टर्म देखे हो, ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये क्या है, कभी आप लोग देखे हो, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, किसका बेटा, सेंटर ऑफ मास का, किसका है, आर सेंटर ऑफ मास, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है, किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस ए सेंटर ऑफ मास मल्टीप्लाई बाई टोटल मास। ठीक है, अब यहाँ सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन माने, वहां से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही सारे फोर्सेस का टाक ले रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास से उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0 हो जाएगा, इसका मतलब जो टार्क ऑफ ऑल सूडो फोर्सेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब टार्क ऑफ ऑल सूडो फोर्सेस बेटा 0 हो गया, जब सारे सूडो फोर्सेस का टार्क 0 हो गया, तो हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, टाउ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास अल्फा को यूज करते हैं, यानी न्यूटन लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन को क्या कर लेंगे, आराम से यूज कर लेंगे, किस पॉइंट के अबाउट बेटा, किसी भी रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास के अबाउट आराम से यूज कर लेंगे, और हमें सूडो फोर्सेस को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी बेटा, क्योंकि टार्क ऑफ ऑल सूडो फोर्सेस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। इस चीज को लिखेंगे, क्या लिखोगे बेटा, सिंस since torque of all pseudo forces since torque of all pseudo forces of different particle about center of mass is 0, यानी सूडो फोर्सेस के जितने भी सूडो फोर्सेस था, टाउ पी क्या है, 0 है, उसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर टॉर्क लिया गया तो 0 हो गया। देन we apply tau equal to alpha without apply tau equal to I alpha about center of mass, we do not need to show the
we do not show pseudo force यद्यपि although the frame is non-inertial, जो हमारा फ्रेम नॉन इनर्शियल है, यानी हम एसलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल आर, या फिर लिख सकते हैं एसलेटेड फ्रेम नॉन इनर्शियल आर क्यों नहीं शो करने का जरूरत पड़ रहा है बेटा? क्योंकि सारे फोर्सेस का टॉर्क क्या आ रहा है, जीरो आ जा रहा है। जितने भी सूडो फोर्सेस है सबका टॉर्क जीरो आ जा रहा है, इसलिए हमें जरूरत ही नहीं पड़ती सूडो फोर्स दिखाने का। यद्यपि कि हम लोग क्या है, एसोलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये तो बड़ा फेवरेबल कंडीशन आ गया बेटा, ये तो हमारे पक्ष की बात हो गई। और इसके अलावा अगर किसी पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग टॉर्क लेंगे, सेंटर ऑफ मास के अलावा अगर किसी और पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग टॉर्क लेंगे, तो हर कंडीशन में हमें सूडो फोर्सेस को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे एक रिजिड बॉडी है, जो ये रिजिड बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ मास ए है। ठीक है, अगर ये इसको अगर हम लोग किसी ट्रॉली पे बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, जो ए नॉट स्पीड से शो कर रहा, मूव कर रहा, एसलेटेड कर रहा, ये ट्रॉली फ्रेम से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो सूडो फोर्सेस को हमें कहाँ दिखाना पड़ेगा बेटा? इसके सेंटर ऑफ मास पे ही दिखाना पड़ेगा। और ये किसके बराबर होगा? माइनस एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और ए नॉट। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे लिख लोगे, देयरफॉर सूडो फोर्सेस, देयरफॉर सूडो फोर्स must be applied at सेंटर ऑफ मास। अगर ट्रॉली फ्रेम से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो सूडो फोर्स को कहाँ दिखा देंगे बेटा? उस रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखते हैं, चूंकि यहाँ पे ध्यान दो, अगर हमारा जो रिजिड बॉडी था किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट, किसी फिक्स एक्सिस जो कि हिंज पॉइंट से पास कर रहा था, उसके अबाउट रोटेट कर रहा था। जब उसके अबाउट रोटेट कर रहा था, तो हम लोग टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगाते थे, या फिर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखते थे, या फिर क्या लगाते थे, लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करते थे। हमेशा उसी एक्सिस के थ्रू कैलकुलेट करते थे जो एक्सिस क्या कर रहा था, हिंज पॉइंट से पास कर रहा था। इस किस कंडीशन में बेटा? जब रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस या प्योर रोटेशन हो रहा था किसका? किसी रिजिड बॉडी का। ठीक है, लेकिन हेयर इन कंडीशन ऑफ कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन हम क्या करेंगे, जो इन सारे इक्वेशन हैं उसको हम लोग जो आई हम कैलकुलेट करेंगे सारे इक्वेशन से लिए, वो किसके अबाउट कैलकुलेट करेंगे? सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर दूसरे किसी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे सूडो फोर्सेस आएंगे, और हर बार सूडो फोर्सेस का क्या लेना पड़ेगा? टॉर्क। हर बार सूडो फोर्सेस का क्या लेना पड़ेगा? टॉर्क लेना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास के अलावा अगर किसी और पॉइंट के अबाउट अगर बेटा हम लोग यहाँ पे टाउ इक्वल टू आई अल्फा का लगाएंगे, टाउ इक्वल टू आई अल्फा अप्लाई करेंगे,
तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम तो भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अप्लाई नहीं होगा। अगर अप्लाई करेंगे इनर्शियल फ्रेम में तो हमें सारे फोर्सेस का सारे पार्टिकल पे सूडो फोर्सेस लेने पड़ेंगे और उनका टार्क लेना पड़ेगा। ये बहुत डिफिकल्ट कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास के अलावा एक और पॉइंट होता है, जो अगर एक और सेंटर ऑफ मास के अलावा कोई और पॉइंट एक होता है जिसके अबाउट भी टार्क इक्वल टू आई अल्फा लगा सकते हैं, उस पॉइंट को, उस पॉइंट से जो एक्सिस पास करती है उसे क्या बोलते हैं बेटा, इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। यानी इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट भी हम लोग टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगा सकते हैं। या फिर अगर प्योर रोलिंग हो रहा है, किसी रिजिड बॉडी प्योर रोलिंग मोशन कर रही है या रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रही है, उसमें भी जो पॉइंट कंटैक्ट, जो पॉइंट बॉडी और सरफेस के बीच में जो कंटैक्ट पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, नॉन एसिलेटेड होता है, यानी उसका भी एसिलेशन 0 होता है। तो वहां पे भी टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को अभी हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, यहीं पे इन केस ऑफ प्योर रोटेशन और रोटेशन अबाउट fixed axis passing through hinge point, we apply tau इक्वल टू आई अल्फा, या फिर कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, या लीनियर मोमेंटम इक्वल टू आई ओमेगा। ये सारे इक्वेशन जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे अबाउट द एक्सिस about the axis of rotation, about the axis of rotation which is passing through, जो कहां से पास हो रहा था बेटा, which is passing through hinge support। ठीक है, और इन सारे केस में आई इन ऑल केस आई आल्सो मस्ट बी कैलकुलेटेड about that axis। But in combined translation and rotation, combined translation and rotation, all value is calculated about center of mass of rigid body। जो सारी वैल्यू हो किसके अबाउट कैलकुलेट की जाएगी बेटा, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी के ही
क्या किया जाएगा, कैलकुलेट कर दिया जाएगा। एंड आई या मोमेंट ऑफ इनर्शिया मस्ट बी कैलकुलेटेड अबाउट सेंटर ऑफ एक्सेप्ट the axis except the axis passing through except the axis passing through the point which is not accelerated. The axis passing through that point is known as, किस नाम से उसको जाना जाता है बेटा, जो एक्सिस उस पॉइंट से पास कर रही है जो नॉन एक्सलेटेड है, तो द एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। बेटा एक इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का कंसेप्ट होता है, अगर वो पॉइंट तुम्हें मिल जाए जो कि जो नॉन एस्लेटेड है यानी एस्लेटेड नहीं है, उस केस में हम लोग क्या कर लेते हैं, जो अपना टाउ इक्वल टू आई अल्फा क्या कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे। टाउ इक्वल टू आई अल्फा क्या कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे उसी एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस को क्या बोलेंगे बेटा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे। और यहाँ पे एक और केस है बेटा, इन प्योर रोलिंग, इन प्योर रोलिंग और रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, उसी को बोलते हैं विदाउट स्लीपिंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट बेटा प्योर रोलिंग में, समझो अगर ये ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग में है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग में है बेटा, तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इन दोनों पॉइंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ए पॉइंट, यहाँ पे एक्सेलरेशन, अगर ये पॉइंट ए है तो एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या हो जाता है बेटा, जीरो हो जाता है। यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इन प्योर रोलिंग और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, we apply tau equal to I alpha, tau a equal to I a alpha, about the axis passing through contact point of body
एन सरफेस। यानी इस पॉइंट के अबाउट भी हम लोग क्या कर लेंगे, यानी रोलिंग के केस में हमें 2 पॉइंट मिल जाता है जिसके अबाउट हम लोग क्या लगा सकते हैं, इन सारे वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कस लिख सकते हैं, यहाँ पे टाउ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास अल्फा, इसको भी लगा सकते हैं, या टाउ ए इक्वल टू आई ए अल्फा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, अप्लीकेबल हो जाएंगे। यानी रोलिंग के केस में हमें 2 पॉइंट मिल जाता है जो जिसके अबाउट हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन, कितने इक्वेशन आ गए हमारा, जैसे टॉर्क इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगाएंगे। ठीक है, जनरल केस में जब प्योर रोलिंग ना हो या फिर ऐसा कोई पॉइंट ऑफ इंस्टेंटेनियस ना मिले तो जनरल केस में ऐसे लगाएंगे, या फिर कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी भी कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाफ आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर। या फिर अगर लीनियर मोमेंट एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है एंगुलर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्रॉस मोमेंट लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, यानी एम भी सेंटर ऑफ मास। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यल इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा प्लस माइनस आर क्रॉस एम बी। तो ये सारे इक्वेशन, ये सारी वैल्यू हम किसके अबाउट कैलकुलेट करेंगे बेटा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ पे एक चीज और ध्यान दो, इन कंबाइन ट्रांसलेशन एंड rotational motion, in combined translational and rotational motion there is no question frame in which we needed I moment of inertia about other axis, about the axis which is passing through other than सेंटर ऑफ मास। ऐसा कोई क्वेश्चन ही, तो बेटा कंबाइन ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन मोशन में ऐसा कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया जाएगा जिसमें क्या हो, आई की हमें जरूरत पड़े किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अदर किसी और पॉइंट के अबाउट जरूरत पड़े, एक्सेप्ट इन कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग or rolling without slipping, या रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के अलावा एक्सेप्ट कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में ही क्या करेगा कि यहाँ पे इसके यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर एक किसमें है बेटा, प्योर रोलिंग में है,
तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है, इसके अबाउट भी हम लोग क्या कर लेते हैं, टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगा लेते हैं, या फिर काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम लिख लेते हैं। इसलिए इसके अबाउट हम लोग प्योर रोलिंग के कंडीशन में ये अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज कोई ऐसा क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा जिसमें हमें किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट या किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट हमें क्या करना पड़ेगा, किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट हमें क्या करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब बेटा क्वेश्चन लेते हैं, प्रॉब्लम लो, और सबको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, प्रॉब्लम सबको होगी बेटा। क्या क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन, एक सिलेंडर है, और ये सिलेंडर का एक्सिस है, यहाँ पे एक फोर्स F इसी सिलेंडर पे अप्लाई हो रहा है। ये सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास है, ये क्या है, सिलेंडर है, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ए मान ले, इसको बी मान लो, इसको डी पॉइंट मान लो। मास ऑफ सिलेंडर एम ले लेते हैं। ठीक है, ये जो सरफेस है बेटा, ये क्या है, स्मूथ है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। क्वेश्चन क्या है, ये फिगर हो गया। क्वेश्चन क्या है, इनिशियली सिलेंडर इज इन रेस्ट, इनिशियली सिलेंडर एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड, टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे सिलेंडर क्या है, रेस्ट में है। देन एक कांस्टेंट फोर्स F applied on the cylinder find initially find a center of mass, alpha of center of mass, and acceleration of पॉइंट ए बी डी। तीनों पॉइंट का एक्सेलरेशन भी पूछा जा रहा है, किस कब बेटा, इनिशियली। ठीक, और विल द एक्सेलरेशन ऑफ ऑल पॉइंट बी सेम when the cylinder achieve omega angular velocity। find V center of mass omega at time t equal to t सेकेंड।
2 = t सेकेंड पे हमें क्या फाइंड करना है, v सेंटर मास और ओमेगा ऑफ द सिलेंडर फाइंड करना है। आल्सो फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाई सेंटर ऑफ मास in time interval in which cylinder complete one revolution। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन में एक सिलेंडर है जिसका मास बेटा m है और रेडियस r। कह रहा है कि इनिशियली रेस्ट कंडीशन में है, एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक फोर्स F अप्लाई हो रहा है, तो उसके वजह से हमसे क्या पूछा जा रहा है, ए सेंटर ऑफ मास पूछा जा रहा है, ए सेंटर ऑफ मास पूछा जा रहा है, अल्फा भी पूछा जा रहा है सेंटर ऑफ मास का, ए बी डी पॉइंट का एक्सेलरेशन भी पूछा जा रहा है। कह रहा है कि ये एक्सेलरेशन क्या सेम होगा जब ए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी अचीव कर लेंगे और t सेकेंड पे हमें v और ओमेगा की वैल्यू भी पूछा है। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सिलेंडर, ए रोल करते हुए आगे बढ़ रहा है तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय सिलेंडर आल्सो फाइंड करना है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेटा। क्वेश्चन समझ गए आप लोग, लिख लिए होंगे क्वेश्चन को। जब हम बोला करें, बोलते हुए लिख रहे थे क्वेश्चन को, तो उसी समय आप लोग क्वेश्चन को कॉपी कर लेना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे देखो एक सिलेंडर था ऐसे और इस सरफेस पे था, और यहाँ पे क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास है और यहाँ पे F फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ए इस फोर्स की वजह से ए सेंटर ऑफ मास से ऐसे मूव करेगा और ए अल्फा से क्या करेगा, रोटेट करेगा और कुछ टाइम बाद क्या अचीव कर लेगा, ओमेगा भी अचीव कर लेगा। तो यहाँ पे पॉइंट था, ए था ए था बी, यहाँ पे ए पॉइंट था डी, और रेडियस आर, मास एम रेडियस आर, यही था। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, हम लोग जानते हैं एफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होता है, मास टोटल मास, एक्सेलरेशन किसका बेटा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एफ एम ए सेंटर ऑफ मास, तो ए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एफ बाई एम। पहली बातें आ गई। दूसरी बात, हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, अल्फा। तो अल्फा कैसे कैलकुलेट करोगे, आई अल्फा टॉक इक्वल टू आई अल्फा। टॉक क्या है, एक ही फोर्स है और कोई फोर्सेस तो है नहीं क्योंकि ये सरफेस स्मूथ है, इसलिए कोई भी फोर्सेस नहीं है। तो एफ इक्वल टू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अल्फा, आई क्या होगा, mr² बाई 2 अल्फा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू कल एक आर से एक आर कट जाएगा और अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f बाई mr। अब जैसे ही हमें मिल गया अल्फा और आर मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन लिख लेंगे। लिखते हैं एक्सेलरेशन। जैसे इस पॉइंट का एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है उतना पहले होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से देख लेंगे तो कितना हो जाएगा, m बाई एफ बाई एम प्लस, अब चूंकि रोटेशन कैसे हो रहा है बेटा, फोर्सेस ऐसे हैं तो रोटेशन इसी डायरेक्शन में हो रहा होगा, ऐसे
रोटेशन इस डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पे अल्फा इधर है तो टाउ इक्वल टू आर अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे टेंडेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ ए, पॉइंट ए का टेंडेंशियल एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा आर। तो 2f बाई एम आर है, इंटू क्या कर देंगे आर, तो क्या हो जाएगा 2f बाई एम। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में कितना फोर्स है, एक्सेलरेशन है 2f बाई एम। तो ए नेट कितना हो जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट ए एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए कितना हो जाएगा बेटा, इसमें से ए घट जाएगा, इसी डायरेक्शन में होगा और वो कितना होगा, इसी डायरेक्शन में होगा और वो किसके बराबर होगा, ए इक्वल टू एफ बाई, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, बैकवर्ड स्लिपिंग हो रही है। क्या हो रही है, बैकवर्ड स्लिपिंग, यानी ए पॉइंट क्या करेगा इस डायरेक्शन में, या तो अगर रफ सरफेस रहेगा तो सरफेस को रफ करेगा या इस डायरेक्शन में मूव करेगा। बट ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, सिलेंडर का मोशन का डायरेक्शन किधर होगा, तो मोशन सिलेंडर का उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, अगर इस पॉइंट की बात करें बेटा तो यहाँ पे ए सेंटर ऑफ मास कितना है, ए सेंटर ऑफ मास एफ बाई एम है, इस डायरेक्शन में एफ बाई एम, और इसी डायरेक्शन में मूव भी कर रहा है तो और कितना आ गया 2 प्लस 2f बाई एम। तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी क्या हो जाएगा 3f बाई एम। अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस डायरेक्शन में कितना है f बाई एम, और इस डायरेक्शन में कितना है टेंडेंशियल एक्सेलरेशन 2f बाई एम। तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट डी क्या हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, तो f बाई एम अंडर रूट 5, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट डी आ गया। ठीक है बेटा, अब क्या कर रहा है कि ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कुछ देर चलने के बाद कितना स्पीड गेन कर लिया, ओमेगा एंगुलर स्पीड गेन कर लिया। तो अब जब ओमेगा हमें पता चल गया बेटा, यहीं पे देख लेते हैं, जब ओमेगा स्पीड से रोटेट करने लगेगा तो सी का तो एक्सेलरेशन सेम ही रहेगा, पर यहाँ पे एक और एक्सेलरेशन आएगा, और वो किस डायरेक्शन में आएगा, वो आएगा रेडियल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, इस पॉइंट पे ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे भी एक ओमेगा स्क्वायर आर आएगा। किसके वजह से आया, जब ये सिलेंडर क्या किया होगा, कुछ टाइम बाद ओमेगा स्पीड अचीव कर लिया, तो जो हमारा नेट एक्सेलरेशन होगा बेटा, इन तीनों एक्सेलरेशन का 1 2 और 3, तीनों एक्सेलरेशन का वेक्टर सम फाइंड कर लेंगे तो हमें हर पॉइंट का क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, और क्या कैलकुलेट करना था, और कैलकुलेट करना था t इक्वल टू t सेकेंड पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना था। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी v सेंटर ऑफ मास किसके बराबर होगा बेटा, तो यहाँ पे हम लोग v सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, v इक्वल टू u प्लस ए टी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इनिशियल u तो 0 है, तो v इक्वल टू क्या हो गया, a सेंटर ऑफ मास कितना है, a सेंटर ऑफ मास f बाई एम, और t, ये क्या आ गया हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया किसी स्टैंड t पे। अब ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू होता है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो यहाँ पे ओमेगा नॉट की भी वैल्यू 0 है, तो ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा, अल्फा कितना है 2f बाई एम इंटू टी। तो किसी टाइम पे हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा भी मिल जाएगा। अब पूछा जा रहा है डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल बाय डिस्टेंस ट्रेवल
ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल, तो यस इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू हमारा जीरो है, यू जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ए सेंटर ऑफ मास टी स्क्वायर। और यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ ए सेंटर ऑफ मास क्या है, एफ बाई एम टी स्क्वायर। अब अगर हमें एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई, एक रिवोल्यूशन 2 पाई रोटेट करता है, किसके बराबर हो जाएगा, हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ 2 एफ बाई एम टी स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, हाफ से हाफ को काट देंगे तो 2 पाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ बाई एम टी स्क्वायर। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर सकते हो, इन दोनों को आपस में जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, यस अपन 2 पाई इक्वल टू, ये ऊपर वाली वैल्यू सेम ही है, दोनों कट जाएगी, 1/2, यानी यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू कितना होगा, पाई होगा। समझ में आया बेटा? अब अगला क्वेश्चन है, रिपीट द एबव प्रॉब्लम। क्वेश्चन लो और उसको सॉल्व करो ईमानदारी से। क्या क्वेश्चन है, रिपीट द एबव प्रॉब्लम repeat the above problem when rigid body is sphere। जब रिजिड बॉडी स्फेयर है बेटा, तो ऊपर लिखे गए प्रॉब्लम को ही क्या करना है, रिपीट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क के रूप में करेंगे, या तो खुद से यहीं पे सॉल्व करो सिस्टम पोज करके, बट मैं डिस्कस नहीं करूंगा। सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही ये क्वेश्चन है, बस यहाँ आई सेंटर ऑफ मास बदल जाएगा, वो कितना होगा बेटा, 2/5 mr²। यानी जहां पे वो आई क्या कर रहे, सिलेंडर के केस में क्या लिख रहे थे, आई mr²/2 लिख रहे थे, यहाँ पे क्या लिखोगे, 2/5 mr², सेम, और आंसर क्या आएगा, अलग अलग आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक रिजिड रॉड है, रिजिड रॉड है, और एक क्या, इस पे दो फोर्सेस अप्लाई किए गए हैं, दो फोर्सेस अप्लाई किए, पहला फोर्स एफ अप्लाई किया गया है, और यहाँ पे क्या अप्लाई किया गया है, 2F अप्लाई किया गया है। लेंथ ऑफ रॉड L दिया हुआ है, और मास क्या है, M है। और रॉड कहाँ पे है बेटा, रॉड लाई ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, रॉड लाई ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लाई कर रहा है। देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए बी जस्ट आफ्टर फोर्सेस अप्लाई।
जैसे ही फोर्सेस अप्लाइड हो रहा है तुरंत हमें क्या फाइंड करना है बेटा, हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए एंड बी। ठीक, चलो ये हमारा रिजिड रॉड था। इस पे फोर्सेस लग रहे थे 2F और F, यही कहीं इसका रहा होगा सेंटर ऑफ मास। ये पूरा डिस्टेंस L है तो ये भी क्या हो जाएगा L/2, और ये भी क्या हो जाएगा L/2। मास तो पता ही है। तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ रिजिड और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होता है, मास टाइम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पे एफ कितना हो गया, ए 3F एक ही डायरेक्शन में है इक्वल टू एम ए सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 3F/m। एक चीज आ गई बेटा। अब क्या करें, इसके अबाउट अल्फा कैलकुलेट कर लें। तो टाउ इक्वल टू टाउ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास अल्फा। इसी के अबाउट अल्फा आ जाएगा। अब ए फोर्स ज्यादा है तो अल्फा किस डायरेक्शन में होगा, अगर ए फोर्स ज्यादा है तो ऐसे अल्फा होगा, और कुछ टाइम बाद इसी डायरेक्शन में ओमेगा जरूरत पड़ेगी तो कैलकुलेट कर लेंगे। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2F मल्टीप्लाई बाई L/2 माइनस F इंटू L/2 इक्वल टू आई क्या है mL² बाई 12 अब यहाँ से एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, F/FL/2 इक्वल टू mL² बाई 12। यहाँ से 2 से 2 काट दिए 6 हो गया, एक एल से एक एल कट जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 6F/mL। अब हमें क्या मिल गया, अल्फा भी मिल गया और क्या मिल गया, ए भी मिल गया। तो ए सेंटर ऑफ मास से सारे क्या करेंगे, इसी डायरेक्शन में जाएंगे। ए सेंटर ऑफ मास से, और एक किसके बराबर है, 3F/m के बराबर। और इसी डायरेक्शन में ए वाला भी होगा, इसी डायरेक्शन में अल्फा आर भी होगा। अल्फा आर की वैल्यू या टेंडेंशियल एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा, किसके बराबर होगा, 6F/mL मल्टीप्लाई बाई L/2, यानी एक भी क्या हो जाएगा 3F/m प्लस 3F/m। तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6F/m। और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन देखें तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा 3F/m, और इस डायरेक्शन में भी क्या हो जाएगा 3F/m। तो यानी बी का एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हो गया बेटा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखेंगे बेटा, थोड़ा सा कंसेप्ट देखेंगे। इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, इन कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन, इसको लिखते हैं इन कंबाइंड कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन में हम लोग क्या लिखे बेटा, टाउ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू
काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर, और यल लिखे थे, कितना लिखे थे, आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों हो सकता है, आर क्रॉस एम बी। ये जो तीनों इक्वेशन है बेटा, इसमें सारे में क्या है कि हमारा सेंटर ऑफ मास आई हमेशा क्या है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, और ये सारी प्रॉपर्टी भी किसके अबाउट कैलकुलेट की जा रही हैं, सेंटर ऑफ मास के ही अबाउट कैलकुलेट की जा रही हैं। इसको थोड़ा नोट करते हैं, देखते हैं बेटा। इन कंबाइन ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, नो क्वेश्चन, no question will be framed in which we needed I about an axis passing through other than center of mass except किस कंडीशन में पढ़ सकता है बेटा, when except when concept of इसको ध्यान देना, when concept of instantaneous axis of जब कंसेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन अप्लाई होगा बेटा, तो टाउ सारे आई देन आई मस्ट बी अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है बेटा, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आई किसके अबाउट हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, इन प्योर रोलिंग और रोलिंग without sleeping, we calculate I about axis passing through contact point between body and surface, यानी कोई बॉडी अगर बेटा प्योर रोलिंग में होता है, अगर ये बॉडी किस में है, प्योर रोलिंग में है, तो ये जो पॉइंट है
ये पॉइंट ए जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, आई हमेशा इसके अबाउट कैलकुलेट किया जाता है, यानी टार्क अबाउट ए हम लोग देखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू अल्फा। ये भी क्या हो जाता है, अप्लीकेबल हो जाता है, क्योंकि इन प्योर रोलिंग द पॉइंट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए क्या होता है बेटा, जीरो होता है। ये भी क्या हो जाता है, तब पूरा जो रिजिड बॉडी है किस फ्रेम में आ जाता है, इनर्शियल फ्रेम में आ जाता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हम इसी पॉइंट के अबाउट टाउ इक्वल टू आई अल्फा को अप्लाई कर देते हैं, इट इज अप्लीकेबल। इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक, यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आप देखेंगे बेटा एंगुलर मोमेंटम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक, देखते हैं बेटा। सपोज करो यहाँ पे एक रिजिड रॉड है, ये रिजिड रॉड है बेटा, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, इसका सेंटर ऑफ मास वी सेंटर ऑफ मास से रोटेट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, अल्फा, ये ट्रांसलेट कर रहा है, अल्फा से रोटेट कर रहा है, यानी कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन का कंडीशन हुआ। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट ले लेते हैं, सपोज करो ये क्या है, पॉइंट ए है, ये क्या है, पॉइंट बी है। ठीक, मास ऑफ द रॉड कुछ एम ले लेते हैं, मास ऑफ रॉड एम ले लेते हैं। फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट ए बी, यहाँ पे एक पॉइंट और ले लेते हैं बेटा, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए बी। फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बी एंड डी, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट ए बी। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, सॉल्व करोगे गलती करोगे तभी सीखोगे, सॉल्व करोगे गलती करोगे तभी सीखोगे। ठीक है, खुद से सॉल्व करो, गलती करो और फिर सीखो, वो हमेशा तुम्हारे अंदर पड़ा रहेगा। ठीक, यहाँ पे रिजिड रॉड था, यही रिजिड रॉड है, और इसका सेंटर ऑफ मास, तो ए वाला भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए वाला डिस्टेंस भी कितना है, L/2 है, ए वाला भी डिस्टेंस कितना है, L/2 है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, यहाँ से ए पॉइंट। अब हमें लिखना है मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लिखना है पॉइंट ए का। पॉइंट ए का क्या लिखना है बेटा, एंगुलर मोमेंटम। तो पहले यहाँ पे वी सेंटर ऑफ मास दिया है ओमेगा से, इस रोटेशन के वजह से एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, फिर किसके वजह से लिखेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, इस सेंटर ऑफ मास अबाउट ए के अबाउट इस पूरे रॉड का एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, रोटेशन के वजह से। तो रोटेशन के वजह से एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, बताओ तुम क्या किए होगे, इसके अबाउट आई लिखे होगे, तो ऐसे अगर आई एल ए कैसे कैलकुलेट किए होगे, ऐसे IM L²/3 आई ओमेगा प्लस क्या किए होगे, और ये मास इधर वेलोसिटी जा रहा है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और क्या किए होगे,
एम भी, या ऐसे की हो गए ए आर L/2 ऐसे क्यों, ऐसे क्यों बेटा, तो ऐसे ही क्यों ना, ऐसे क्यों, तो ये बिल्कुल गलत है। क्या है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या बोले हैं कि आई हमेशा किसके अबाउट लेना है, आई हमेशा लेना है किसके अबाउट, जो हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेना है। ठीक है, जल्दबाजी में ऐसे से इस पॉइंट के अबाउट, ए के अबाउट आई लेके और ऐसे कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो अब सही क्या हो जाएगा, L/A = आई क्या लिखेंगे, mL²/12, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस पूरे बॉडी का क्या लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा, और ये माइनस, फिर ए ओमेगा की वजह से इस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम है, और इसके तो क्या हो जाएगा, mv/L/2। वैसे ही एल बी का लिखना हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बी, अबाउट पॉइंट बी क्या हो जाएगा, mL²/12 ओमेगा, ये ओमेगा की वजह से, और ये ऐसे इसको भी रोटेट कर रहा होगा, उस ये इसी डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो प्लस mL/2। अगर पॉइंट डी के अबाउट देखा जाए तो डी के अबाउट तो वेलोसिटी यही पॉइंट डी से ही पास कर रही है, अगर ये पॉइंट डी है तो वेलोसिटी क्या करी, डी के अबाउट ही से ही पास करी, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, mL²/12। इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लो। एक सर्कल है, एक सिलेंडर, क्या ले लें, एक सिलेंडर है, और ये सिलेंडर क्या कर रहा है बेटा, ऐसे वी सेंटर ऑफ मास, वी नॉट वेलोसिटी, और ऐसे क्या कर रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और ओमेगा कितना है, V0/, और ये किस कंडीशन में है, ये है प्योर रोलिंग के कंडीशन में। यहाँ पे एक पॉइंट O है, ये हम अपना एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये वाई एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लिपिंग, सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लिपिंग, then find angular momentum about point चलो क्वेश्चन करो, गलती करो, फिर सीखो। क्वेश्चन करो खुद से, गलती करो, और फिर उसके बाद सीखोगे। तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा एंगुलर मोमेंटम, ध्यान दो। अब ए बॉडी क्या कर रहा है, इस पॉइंट के अबाउट हमें क्या करना है, ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, एल ओ कैलकुलेट करना है बेटा, और एल ओ किसके बराबर होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ओमेगा स्पीड से इस तरह घूम रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, आई। अब सिलेंडर है, सिलेंडर का क्या हो जाएगा एंगुलर, आई एम mL²/mR²/2 प्लस आई ओमेगा, ओमेगा कितना है,
वी नॉट बाई आर। अब देखो यहाँ पे अगर इस वेलोसिटी की वजह से, तो वेलोसिटी को ऐसे मूव कर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में होगा। इसी डायरेक्शन में ये वेलोसिटी भी रोटेट कर रही है, प्लस आर एम वी, यही होगा। यहाँ पे मोमेंट ले लिए मोमेंटम का, आर का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। या फिर अगर ऐसे इसको बढ़ा लेते तो एक क्या लिखते, इसको क्या लिखते, वेक्टर आर लिखते। और वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट लेते तो वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ क्या हो जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम आर वी नॉट बाई टू प्लस एम आर वी नॉट, दोनों को ऐड कर दो। एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए कितना हो जाएगा, 2 3 एम आर वी नॉट बाई टू। ये बात समझ में आ गई? ठीक। क्वेश्चन खुद से करोगे तभी सीखोगे। यहाँ पे एक रिजिड लेस, मास लेस रिजिड रॉड है बेटा, और यहाँ पे 2 मास है, एक एम मास है, एक क्या है, 2 एम मास है। ठीक है। और इसका रिजिड लेंथ, इसका लेंथ यल है। ठीक। यहाँ पे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। और ये जो रॉड है, रॉड रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास विद ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। देन फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट ए एन बी। पॉइंट ए बी का क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। चलो करो बेटा। तो पहले क्या करेंगे, इस दोनों मास के वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मान ले इसी को x इक्वल टू 0 मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस m मल्टीप्लाई बाई x डिवाइड बाई l डिवाइड बाई 3m, m से m कट जाएगा, x सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, l बाई 3। यानी इसका सेंटर ऑफ मास कहीं l बाई 3 डिस्टेंस पे होगा। अब इसी के अबाउट हम लोग क्या कर लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। ए इसका सेंटर ऑफ मास है। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या कर लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे एक सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वी नॉट भी दे देना। सेंटर ऑफ मास, चलो वी नॉट ले लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को वी नॉट ले लेते हैं। तो यहाँ पे आई कैलकुलेट करेंगे बेटा। आई सेंटर ऑफ मास किसका, इसका कितना हो जाएगा, इस वाले रॉड का 2m l बाई 3 का स्क्वायर प्लस m 2l बाई 3 का स्क्वायर। तो
2ml²/9 प्लस 4ml²/9, यहाँ से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6ml²/9, या इसे क्या कर लेंगे 2/3ml²। आई सेंटर ऑफ मास, आई सेंटर ऑफ मास जैसे ही पता चल गया तो हम लोग क्या लिख लेंगे बेटा, इस पॉइंट का क्या लिख लेंगे, एंगुलर मोमेंटम लिख लेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए क्या हो जाएगा, आई ओमेगा, आई कितना लेंगे 2/3ml² मल्टीप्लाई बाई ओमेगा। एंड इसके वजह से अगर वेलोसिटी v रहेगा तो इसी डायरेक्शन में, अब ओमेगा का डायरेक्शन भी नहीं दिया है, समझ लो यही ले लेते हैं और इसी वेलोसिटी v0 ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा L/3m v0। इसी तरह अगर L भी लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 2/3ml² ओमेगा, और ओमेगा किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ओमेगा के डायरेक्शन में ही एंगुलर मोमेंटम होगा। और v क्या करेगा, उसके अपोजिट जाएगा, तो -2L/3m v0। ये दोनों पॉइंट के अबाउट हमें क्या मिल जाएगा, एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा आंसर। तो थैंक यू बेटा, आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास